नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कंझावला केस जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, इसमें बड़ा अपडेट है। छठा आरोपी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। आशुतोष नाम के आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आशुतोष की ही कार लेकर ये सभी आरोपी गए थे और यही वो शख्स है जो लगातार इन्हें बचने के तरीके बता रहा था। इसी मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। कल ही दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि इस मामले में सिर्फ 5 आरोपी नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। अब उनमें से छठे आरोपी आशुतोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है। मामले के 5 आरोपी तो पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अब बड़ी सफलता पुलिस को छठा आरोपी भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 7वें आरोपी अंकुश खन्ना की तलाश की जा रही है। आरोपी जो 5 आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए हैं, उन्हें 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में लगातार नए मोड़ आ रहे हैं और अब एक और खुलासा हुआ। हादसे में अंजलि की दोस्त निधि पर धमकी देने का आरोप लगा है। आरोप पड़ोस के ही एक युवक निशांत ने लगाया है निधि पर और इसको लेकर निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में निधि के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दी है। अब निधि के साथ पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, लगातार इस मामले में नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं और अब ये बात पता चली कि निधि ने अपने पड़ोसी निशांत को धमकी दी। निशांत ने दरअसल मीडिया में बयान दिया था निधि को लेकर और इसी को लेकर निधि ने उसे धमकी दी है। ये आरोप निशांत ने लगाया है। सुल्तानपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश हमें देंगे। मुकेश, इतना उलझ गया है ये मामला कि कौन सा सवाल पहले किया जाए यही नहीं समझ आ रहा। एक तरफ निधि सवालों के घेरे में है जो कथित तौर पर अंजलि की दोस्त बताई जा रही है, दूसरी तरफ यह खुलासा होता है कि गाड़ी दीपक नहीं चला रहा था, अमित चला रहा था और तमाम नए नए खुलासे इस केस में हो रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल हर रोज इस केस में नई नई बातें सामने आ रही हैं। अभी जैसा पुलिस ने कल कहा था कि इस मामले में 5 नहीं 7 आरोपी थे। 2 आरोपी वो हैं जिन पर मुख्य आरोपियों की मदद करने का आरोप है। तो इनमें तो एक आशुतोष था जिसकी बलिनो कार थी, जिस कार से आरोपी घूम रहे थे, और दूसरा आरोपी अंकुश खन्ना है जो कि अमित खन्ना का भाई है। अमित खन्ना कार चला रहा था जब ये पूरी घटना हुई, लेकिन अमित खन्ना के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इसीलिए उसने अपने भाई अंकुश खन्ना को फोन किया कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और मुझसे एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। इसके बाद अंकुश ने अपने दोस्त दीपक को फोन किया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तो दीपक अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आया और घटना के वक्त हालांकि वो घर पे था, लेकिन बाद में पुलिस के सामने उसने कबूल कर लिया कि गाड़ी मैं चला रहा था और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो एक तो ये बात साफ हुई कि घटना जब हुई उस वक्त कार में केवल 4 आरोपी थे। दीपक उस वक्त कार में नहीं था, वो अपने घर पर था, उसको बाद में बुलाया गया। दूसरा जो आशुतोष है जिसकी गाड़ी है, उस आशुतोष ने आरोपियों के आने के पहले अपने घर पर ऑटो बुला लिया था, फिर अपनी कार को छुपाया, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों आशुतोष को सेक्शन 201 यानी कि सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में जो दूसरा आरोपी है अंकुश खन्ना, जो कि अमित खन्ना, वो फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में जो एक लड़का निशांत नाम का है जो कि निधि के घर के पास रहता है, निधि अंजलि की वो सहेली है जो दुर्घटना के वक्त उसके साथ थी। निशांत ने आरोप लगाया कि जो निधि है वो उसको फोन करके जान से मारने की धमकी दे रही है और उसने सुल्तानपुरी थाने में कंप्लेंट की है। दरअसल घटना के बाद निशांत ने बयान दिया था कि निधि जब इस घटना के बाद घर लौटी तब वो रात में 3 बजे घर के बाहर बैठा हुआ था। निधि ने उससे मोबाइल का चार्जर मांगा और जब उसने पूछा कि क्या कुछ हुआ है तो उसने ये नहीं बताया कि एक दुर्घटना हुई है जिसमें उसकी सहेली की मौत हो गई है। वो चुपचाप घर में चली गई, लेकिन बाद में मीडिया के जरिए उसको पता चला कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है और निधि भी उस समय उसके साथ में थी। तो इसको लेकर निधि ने निशांत को धमकाया है, जिसके बाद निशांत ने सुल्तानपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो उस शिकायत को दिल्ली पुलिस देख रही है। जो आरोपी हैं 5, वो पहले से कल उनको कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। तो अभी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि पुलिस उनका नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए, क्योंकि आरोपी लगातार अपने बयान बदल रहे हैं और उन्होंने इस पूरी घटना को छुपाने के लिए कई सारे फैक्ट्स जो है वो छुपाए हैं। तो अभी फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन निश्चित तौर पर इस केस में हर रोज
नई नई बातें सामने आ रही हैं और पुलिस को इस मामले को सुलझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मुकेश, निधि सवालों के घेरों में है, जिसे दोस्त बताया जा रहा है अंजलि की। पहले तो उसने कहा कि अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। अब भी तमाम आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं, कब तक उससे पूछताछ होगी एक बार फिर से? देखिए, निधि बेसिकली पुलिस का दावा यह है कि निधि इस केस में चश्मदीद गवाह है और उसका बयान ऑलरेडी कोर्ट में सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज हो गया है, जिसमें उसने कहा कि घटना के वक्त वो अंजलि के साथ में थी। पुलिस ने तमाम जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मोबाइल की लोकेशन है, वो भी चेक किए हैं। उससे साफ हो गया है कि निधि और अंजलि साथ में थे और हालांकि निधि या अंजलि इनमें से कोई भी आरोपियों को पहले से नहीं जानता था। तो पुलिस के लिए वो आई विटनेस है। हालांकि उसने कुछ एलिगेशन लगाए हैं इस तरह के जो सही नहीं है। वो उसने अंजलि के चरित्र के बारे में कई बातें बताई हैं मीडिया के सामने जो कि शायद ठीक नहीं थी, तो वो एक अलग पहलू है। लेकिन ये साफ है कि घटना के वक्त वो अंजलि के साथ में थी और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। अभी निधि को भी पुलिस एग्जामिन कर रही है कि उसकी जो बयान है, जो बातें हैं, उसमें क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन अभी तक की जांच में यही साफ हुआ है कि निधि और अंजलि साथ में थी और घटना के वक्त ये वहां से भाग आई थी। इसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था, तो दिल्ली पुलिस ने उसका बयान सीआरपीसी 164 के तहत कोर्ट में दर्ज करा दिया है और वो इस मामले की मुख्य गवाह है। जी बिल्कुल। और अंजलि का मोबाइल बेहद अहम सुराग इस मामले में हो सकता है। अंजलि के मोबाइल के बारे में कोई जानकारी मिली? पुलिस को मिला अंजलि का मोबाइल? देखिए, अंजलि का मोबाइल के बारे में भी पुलिस ने कुछ खुलासा नहीं किया है कि उसका मोबाइल कहां पर है, क्योंकि जहां पर दुर्घटना हुई वहां पर उसका मोबाइल मिल गया था या फिर उसका मोबाइल उसके कपड़ों में पड़ा हुआ था और जब कपड़े उसके शरीर से निकले तो कपड़ों के साथ कहीं मोबाइल कहीं गिर गया। तो यह भी जांच चल रही है। हालांकि हो सकता है कि पुलिस ने मोबाइल रिकवर भी कर लिया हो, लेकिन अभी तक पुलिस ने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है कि उसका मोबाइल कहां पर है। लेकिन जो मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स हैं, मैसेज हैं, व्हाट्सएप मैसेज हैं, वो पुलिस ने नंबर के आधार पर निकाल लिए हैं, जिसमें साफ हुआ है कि अंजलि और निधि उस वक्त साथ में थी और आरोपियों से दोनों ही लड़कियों का कोई वास्ता नहीं है, वो पहले से नहीं जानती थी। शुक्रिया आपका मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कंझावला केस में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इस मामले पर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से हरियाणा पहुंच चुकी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस यात्रा में शामिल हैं। पानीपत में एक बड़ी रैली को ये लोग संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेताओं की माने तो ये भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये यात्रा 3 दिन रही और उसके बाद अब एक बार फिर से हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। और हरियाणा में राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी नजर आएंगे। पानीपत में एक बड़ी रैली होने वाली है और इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस के नेताओं ने यह कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की ये अब तक की सबसे बड़ी रैली होने वाली है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, बीच में 9 दिन का ब्रेक भी लिया गया, लेकिन एक बार फिर से अब यात्रा शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी जो लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं सौरभ शुक्ला देंगे। सौरभ, कहां पर पहुंची है यात्रा, आज क्या खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए आरजू, यात्रा चलती जा रही है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है और राहुल गांधी उसके टी शर्ट में चल रहे हैं और पानीपत यात्रा चल रही है, शुरू हो गई है। हरियाणा में एक बार फिर दूसरे लेग में यात्रा चल रही है और आप देखेंगे दिग्विजय सिंह आपके सामने नजर आएंगे, सबसे आगे झंडा लेकर के चल रहे हैं। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है भारत जोड़ो यात्रा के लिए आरजू, क्योंकि आज जो कांग्रेस के नेता हैं उनका दावा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा में आज रैली होगी पानीपत में, वो अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी भारत जोड़ो यात्रा की, जो लगभग 120 दिनों से चल रही है। इस रैली में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करेगी अपनी, और चूंकि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जुड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस एक संदेश देने की कोशिश करेगी। इसके अलावा राजनीतिक तौर पर हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। पिछली बार विधानसभा चुनाव में आरजू कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा, जिन पर लगातार संगठन को एक न रखने के आरोप लगते रहते हैं, उनके लिए भी ये शक्ति प्रदर्शन करने का एक बड़ा जरिया होगा। हमारे साथ में कोशिश करेंगे कुछ यात्रियों से बात करें। आपको तमाम वो यात्री नजर आएंगे जो अभी भी टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ एक यात्री हैं जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं और देखिए राहुल गांधी की तरह आप भी शर्ट पहन के चल रहे हैं। आप पहले बताइए अपना, आपसे जूता लगा लूं। हाँ, जूते लगाइए पहले। आप इनसे बात करेंगे। आप बताइए कहाँ से चल रही हैं आप? हम कश्मीर तक जाएंगे। कश्मीर तक जाएंगे, कहाँ से चली थी? कन्याकुमारी से। कन्याकुमारी से चल रही हैं पैदल?
आप देखिए आरजू, ये गांधी जी की पुस्तक दिखाई है हमारे कैमरे पे। ये गांधी जी की पुस्तक लेकर के अंकल और आंटी चल रहे हैं यहाँ शुरुआत से, और ये मोहब्बत का पैगाम देते हुए चल रहे हैं। अंकल आएंगे, अंकल बड़े दिलचस्प आदमी हैं, उनसे भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे और समझाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग चल रहे हैं। लेकिन आज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत अहम दिन है और हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा दोबारा गई है। तो समझिए कि हरियाणा को लेकर के राहुल गांधी भी काफी संवेदनशील भी हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उनके साथ में नजर आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा नजर आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आएंगे और गुलाम नबी आजाद जो अलग पार्टी बना करके कश्मीर में रण में उतरे हैं, उनकी पार्टी के भी तमाम नेता हैं जो आज गुलाम नबी आजाद का साथ छोड़ करके भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। तो वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे रैली में। और अंकल आके उनसे बात करते हैं। ये बताइए, आप और राहुल गांधी ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खा ली आप लोगों ने जो को ठंड नहीं लग रही है? देखिए, ठंड तो होती नहीं है साहब। अच्छा, साइंटिफिकली ठंड होती नहीं है, ओनली हीट होती है। और शॉर्टेज ऑफ हीट जब होती है तो हम लोग उसे हमारे पैरामीटर के नीचे जब वो शॉर्ट हो जाती है तो उसके अपन ठंड बोलने लगते हैं। तो आप तो ये ठंड बाहर से कोई नहीं आ रही है। बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री है, बाहर 5 डिग्री है। तो हमारी जो हीट है बॉडी की वो आउटफ्लो हो रही है। चलिए, वी आर लूजिंग द एनर्जी, उसको रोकना है। साइंटिफिक बता रहे हैं। आप पूरी यात्रा कर चुके हैं, यहाँ तक 3000 से ज्यादा किलोमीटर आप भी चल चुके हैं। हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं आप? हरियाणा में जो माहौल है बहुत ही उत्साहपूर्वक माहौल है। अभी सवेरे से ही देखिए कितना क्राउड है। मतलब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा स्टेट आगे। हम तो कन्याकुमारी से चले आ रहे हैं और जहाँ जाते हैं लग रहा है कि हरियाणा में ही सबसे ज्यादा क्राउड है, सबसे ज्यादा उत्साह है। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्साह है। हमने बात की, आप देखिए यहाँ पे आपको गाड़ियों में यहाँ पर लोग चलते नजर आएंगे और यहाँ जो रैली होने वाली है आरजू, वाकई में ये रैली सबसे बड़ी होगी क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा भी एक बहुत शक्ति प्रदर्शन करेंगे अपना और वो दिखाएंगे कि देखिए हरियाणा में कोई हो लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने कोई नहीं है। आपको हम सबको पता है कुलदीप बिश्नोई पार्टी छोड़कर गए हैं, अभी एमएलसी चुनाव के बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो उसके बाद काफी सवाल उठ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से क्योंकि कुलदीप बिश्नोई उनसे नाराज थे। तो वो भी आला कमान को आज अपनी शक्ति दिखाएंगे कि उनके सामने कोई नहीं है। अब हरियाणा राज्य है तो आपको रागिनी भी सुनाई नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर ये यात्रा बढ़ती हुई और लगभग 1 बजे के करीब आरजू एक बहुत बड़ी रैली को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आएंगे, वो भी संबोधन होगा। और आप बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स देख सकते हैं। रैली की जो तैयारियां हैं पिछले 20 दिन से चल रही हैं आरजू। बिल्कुल। और सौरभ, क्योंकि हरियाणा को किसानों की धरती माना जाता है, आप जानते हैं कि जाटों की धरती है ये, तो ऐसे में स्वागत किस तरह से राहुल गांधी का हो रहा है, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, देखिए रागिनी की आवाज तो सुनी लिया आपने, तो जगह जगह रागिनी बज रही है, रागिनी गा रहे हैं। राहुल गांधी को किसान जो है फूलों से स्वागत कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल डाल रहे हैं, उनको कोई हल गिफ्ट कर रहा है तो कोई उनको यहाँ का जो बना हुआ गुड़ है वो दे रहे हैं कि आप गुड़ खाइए। कोई ये कह रहा था अभी हमसे कि देखिए राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती हो कि वो हरियाणा से आया हुआ गुड़ खाते हैं, तो आप भी गुड़ खाइए। तो ये हरियाणा की अपनी मोहब्बत है। और देखिए एक बहुत जरूरी बात ये भी आरजू की, जो किसान आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा योगदान पंजाब और हरियाणा का ही था और हरियाणा पूरी तरीके से साथ था। पंजाब हरियाणा बड़ा भाई छोटे भाई वाली बात होती थी, तो वो नाराजगी बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर है। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो जाति जोड़ो यात्रा भी साथ साथ कांग्रेस की पॉलिटिकल चलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने कहा कि ये जाटों का प्रदेश है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जाटों के अलावा जो 36 बिरादरी है उनके लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, क्योंकि कांग्रेस पर आरोप ये लगता रहता है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है जाट हैं और वो जाट के अलावा उनको वोट नहीं मिलता है। जाट तो साथ आते हैं, लेकिन जब जाट साथ आते हैं तो बाकी जातियां हैं वो कहीं ना कहीं छिटक जाती हैं। तो वो भी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इस यात्रा के जरिए बाकी जातियों को भी जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए सोचिए कि जाटों का प्रदेश आपने कहा, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो पंजाबी हैं। तो ऐसे में समझिए कि डायनेमिक्स बदल गई है। बीजेपी बहुत सोच समझकर शांत तरीके से अपना जातीय गठजोड़ बैठाती है। उनको पता है जाट नहीं मिलेंगे तो वो जाटों के खिलाफ, जाट आंदोलन के बाद बाकी जातियां यहाँ से छिटकी थी कांग्रेस से, तो उसका फायदा बीजेपी ने उठा लिया था। तो फिलहाल आपको ठंड में आसपास खेत है और खेतों के बीच से तिरंगा झंडा लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, सिविल सोसाइटी के लोग नजर आ रहे होंगे कैमरे पे।
और ये यात्रा चल रही है और लगभग 1 बजे के करीब एक बहुत बड़ी रैली है वो ठीक है हरियाणा में सौरभ, और संबोधित जब करेंगे रैली राहुल होगी गांधी। तो तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज एक बहुत बड़ी रैली यहां पर होने वाली है पानीपत में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी संबोधित करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी खबर है। राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ की 18 और कंपनियां तैनात की जा रही हैं। सीआरपीएफ के 1500 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। पिछले दिनों आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने ये तैनाती की है। पिछले दिनों हुए आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे थे। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में अब अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी नजीर मसूदी हमें देंगे। नजीर, अब देखने वाली बात यह होगी कि ये काफी साबित होता है क्या, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही पुख्ता थी, बावजूद इसके वहां पर 2 हमले हो जाते हैं, वो भी बैक टू बैक। देखिए, पहले 5 दिनों से आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लगातार एक अभियान उन्होंने शुरू किया था उन आतंकियों के खिलाफ जो रविवार के दिन हमले में मुलव्वस हैं। 6 लोग मारे गए, बेगुनाह लोग थे। उसके बाद काफी आक्रोश था, प्रदर्शन हुए, सारे लीडर आए, लेफ्टिनेंट गवर्नर आया, तमाम सुरक्षा फोर्सेस की जो बड़े जनरल ये थे या डीजीपी खुद यहाँ ऑपरेशन की सुपरवाइज कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी जी नजीर मसूदी हमें जानकारी दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में सीआरपीएफ को 18 और कंपनियां वहां पर अब तैनात कर दी गई हैं। नजीर कुछ कह रहे हैं, नजीर अपनी बात पूरी करें। जी, तो ये जो ऑपरेशन है काफी बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन लग नहीं रहा कि 5 दिन बाद शायद कोई हाथ आने वाला है, क्योंकि ज्यादा फोर्सेस के बजाय हार्ड इंटेलिजेंस की जरूरत है। शायद उसमें कहीं कमी है कि एक्शनेबल इंटेलिजेंस नहीं है अवेलेबल सुरक्षा फोर्सेस के पास, ताकि ये पता करे चले कि कैसे पहले हुआ, फिर कहां गए, किस साइड गए, उसी साइड का पूरे इलाके की छान मारी जा रही है, लेकिन 5 दिन से कुछ मिला नहीं। जो 18 कंपनियों की बात आप कर रहे हैं, करीब 1800 जो सुरक्षा फोर्सेस जो सीआरपीएफ के लोग हैं उनको तैनात किया जा रहा है। इसका पहला बैच कल यहाँ राजौरी में पहुंचा और आने वाले दिनों में बाकी भी जो सुरक्षा फोर्सेस की एडिशनल कंपनीज यहाँ आ रही हैं। उसके साथ साथ जो विलेज डिफेंस कमिटीज का जो है, जो यहाँ लोग जो खुद हथियार उठाना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को मिलिटेंसी से डिफेंड करें, तो उनको एक बार फिर उनको हथियार दिया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके हथियारों की चेकिंग की जा रही है। जैसे आप विजुअल्स में देख सकते हैं, कल से ये भी शुरुआत हो। कुल मिला के मुख्तलिफ जो उपाय उठाए जा रहे हैं ताकि न सिर्फ ये कि जो उस हमले में मुलव्वस थे उनको उन तक पहुंचा जाए, बल्कि ये आने वाले दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है यहाँ के प्रशासन के लिए और सुरक्षा फोर्सेस के लिए कि जिन लोगों ने अटैक किया, पहले ये पता नहीं था कि अटैक होने वाला है, कोई खबर नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था, और अब जब हुआ उसके बाद भी मालूम नहीं कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, उनको मार गिराया जाए। बिल्कुल नजीर, और स्थानीय लोगों में बेहद रोष भी देखने को मिला था। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बढ़ाई है तो स्थानीय लोगों में संतुष्टि होती है या फिर नहीं, और किस तरह के हालात वहां पर रहते हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे की सीज फायर का ऐलान कर दिया है। रूस की फौज अब 6 और 7 जनवरी को यूक्रेन पर हमला नहीं करेगी। पुतिन ने यह ऐलान ईसाई धर्मगुरु की अपील के बाद किया। रूस और यूक्रेन दोनों ही ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस मनाते हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह के हालात वहां पर रहते हैं। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कादम्बिनी हमें दे रहे हैं।
पुतिन ने जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के स्पिरिचुअल हेड है वहां पर रूस में पेट्रियार्क किरिल, उनके कहने पर 6 और 7 तारीख को जब ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस मनाते हैं, उस पर 36 घंटे के ट्रूस का, सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन जो बयान यूक्रेन के नेताओं की तरफ से आए, चाहे वो जेलेंस्की के एडवाइजर हों या फिर वहां के विदेश मंत्री हों, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये उनको हिपोक्रेसी लगती है, उनको ये झूठ लगता है। उनका ये मानना है कि ये जो वक्त है वो रूस इस्तेमाल करेगा अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि 25 दिसंबर को जबकि पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, उस वक्त जेलेंस्की ने इस तरह की सीज फायर की बात की थी, लेकिन पुतिन ने इससे इनकार कर दिया था। हमने देखा था कि लगातार किस तरह से रूस की सेनाएं जो है वो राजधानी जो यूक्रेन की है कीव, उस पर हमले कर रही थी। यहां तक कि न्यू ईयर ईव में भी हमले हुए थे। लाखों लोग उस वक्त बिना बिजली पानी के थे। एक शख्स कीव पर हमले में मारा गया था और उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से लड़ाई लगातार तेज हो गई है। 1 तारीख को यूक्रेन ने जो हमला किया उसमें रूस खुद मान रहा है कि उसके 89 सैनिक जो है मारे गए हैं। अभी तक के करीब 11 महीने की लड़ाई में ये एक हमले में सबसे बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। तो ये पूरे हालात देखते हुए अभी जो यूक्रेन है वो कह रहा है कि ये एक तरह से अपनी सेनाओं को थोड़ा आराम देने या फिर रीग्रुप करने की कोशिश की जा रही है और उसने इसे मानने से इनकार कर दिया। तो लगता नहीं है कि जो एक तरफा अनकंडीशनल सीज फायर प्रेसिडेंट पुतिन ने आदेश दिया है जिसके लिए वो यूक्रेन मानेगा। न सिर्फ प्रेसिडेंट बाइडेन ने बल्कि जर्मनी ने, यूके ने, सबने जो जितने भी सहयोगी हैं यूक्रेन के, उन्होंने सबने यही कहा है कि ये सही नहीं है और ये एक तरह से झूठ है, ये बताया जा रहा है। सभी ने इस तरह के बयान दिए हैं। इस बीच आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका और जर्मनी दोनों ने एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजने की बात की है। पेट्रियट जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको लेकर कल ही अग्रीमेंट हुआ है जर्मनी और यूक्रेन के बीच में। तो लगातार हथियार जो है वो दिए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन ने जो शर्त है 10 पॉइंट के, जो पीस पॉइंट की बात, पीस अग्रीमेंट की बात जेलेंस्की करते हैं, उसको उन्होंने नहीं माना है। उन्होंने जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी जब बात की कल प्रेसिडेंट पुतिन से, तो उन्होंने कहा कि पहले ही जो टेरिटोरियल चेंजेस उन्होंने किए हैं, जबरदस्ती जो इलाके उन्होंने एनेक्स किए हैं, वो अगर यूक्रेन मान ले तो वो पीस के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि अपने इलाके वापस न ले ले। तो फिलहाल ये नहीं नजर आ रहा है कि सीज फायर यहां पर 36 घंटे का यूक्रेन मानेगा और ये भी बिल्कुल साफ है कि दोनों अभी पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है, ना निगोशिएटिंग टेबल पर साथ में बैठ के सीरियसली एक पीस डील खोजने को तैयार है। दिल्ली को आज अपना नया मेयर मिलने वाला है। चुनाव परिणाम के करीब 1 महीने बाद अब मेयर पद के लिए आज चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए आलिम मोहम्मद इकबाल को उतारा है। उधर बीजेपी ने मेयर के लिए रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। डिप्टी मेयर के लिए कमल बागड़ी को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में जीते पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ के साथ मेयर, डिप्टी मेयर के अलावा स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव होना है। इसके लिए एमसीडी ने खास तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि कांग्रेस ने मेयर के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें जीती थी, बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 9 सीटें जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। तो आज बड़ा दिन है दिल्ली नगर निगम के लिए। दिल्ली नगर निगम को अपना नया बॉस मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी शरद हमें देंगे। शरद, हमने देखा कि था तो ये दिल्ली नगर निगम का चुनाव, लेकिन इसका लेवल क्या कर दिया था राजनीतिक दलों ने, वो हमने आपने सबने देखा है। अब आज नया मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा। किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि पहले जो मतदान होता था वो एक साथ हो जाता था, लेकिन इस बार स्टैंडिंग कमेटी, डिप्टी मेयर और मेयर का मतदान एक साथ होगा। पहली बार दिल्ली नगर निगम के इतिहास में, जो पहले अलग अलग किया जाता था। बिल्कुल 2012 तक तो दिल्ली नगर निगम एक ही था, उसके बाद 3 हिस्सों में बंट गया और अब 2022 में वापस एक ही दिल्ली नगर निगम बन गया है। जहां तक बात है मेयर चुनाव की, तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ भारी दिख रहा है। कांग्रेस के इस चुनाव में हिस्सा लेने और ना लेने से कोई इस चुनाव पर तो फर्क नहीं पड़ रहा,
क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अपने नंबर्स हैं। अगर कांग्रेस के नंबर्स उनके में मिल भी जाएं या एब्सटेन भी कर जाएं तो भी चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए एक समस्या कल रात तब खड़ी हुई जब कांग्रेस ने वॉकआउट का फैसला किया। अब आप सोचेंगे कि एक तरफ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के वॉकआउट से या एब्सटेन करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि समस्या खड़ी हो गई। तो समस्या ये हुई है कि मेयर चुनाव या डिप्टी मेयर में आम आदमी पार्टी को या चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है उसमें आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो मुश्किल बढ़ गई है। स्टैंडिंग कमेटी जो कि नगर निगम में सबसे पावरफुल बॉडी होती है, सभी प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी के जरिए ही नगर निगम के सदन में आते हैं और आखिरी में मेयर जो होते हैं वो एक तरह के स्पीकर का काम करते हैं, वो उस पे अप्रूव करते हैं, उनके साइन वहां पर होते हैं, तब प्रस्ताव जो है आगे बढ़ता है। तो ये जो 6 सदस्यों का चुनाव होना है इसमें पहले जहां पर एक सीट जीतने के लिए कुल 7 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। 4 आम आदमी पार्टी के हैं, 3 बीजेपी के, 3 आम आदमी पार्टी के जीतने पक्के हैं, 2 बीजेपी के जीतने पक्के हैं। लेकिन चौथी सीट के लिए आम आदमी पार्टी को फाइट करनी है और तीसरी सीट के लिए बीजेपी को फाइट करनी है। पहले यह था कि एक सीट जीतने के लिए 37 पार्षदों के फर्स्ट प्रेफरेंस वोट की जरूरत थी, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस एब्सटेन कर रही है तो अब ये स्टैंडिंग कमेटी की सीट जीतने के लिए 36 पार्षदों के फर्स्ट प्रेफरेंस की ही अब जरूरत रह गई है। बीजेपी के पास 105 पहले से ही हैं, जो पहले की संख्या थी उसके हिसाब से उसको 6 और पार्षदों का समर्थन चाहिए था ताकि उसका जो तीसरा मेंबर है वो स्टैंडिंग कमेटी में जीत जाए, जबकि आम आदमी पार्टी को पहले 14 पार्षदों के समर्थन की और जरूरत थी ताकि उनका चौथा जो उम्मीदवार है वो चुनाव जीत जाए। लेकिन अब क्योंकि गणित बदल गया है तो अब आम आदमी पार्टी को जहां 10 ही पार्षद और चाहिए वहां बीजेपी को अब 6 की जगह केवल 3 चाहिए, यानी बीजेपी की राह जो है कांग्रेस के इस फैसले से और आसान हो गई है। और इसीलिए आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस असल में वॉकआउट करके या एब्सटेन करके बीजेपी की मदद ही कर रही है। और क्योंकि अगर ये हो गया, बीजेपी ने तीसरी सीट जीत ली तो आम आदमी पार्टी भले ही ये दावा करे कि चुनाव उसने जीता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फिलहाल 3-3 मेंबर दोनों के हो जाएंगे, दोनों ही बराबरी पर आ जाएंगे। आरजू बिल्कुल। और मतदान प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी शरद, और कब तक ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा? देखिए, मतदान की जहां तक बात है वो ये है कि पहले सबसे पहले जो पीठासीन अधिकारी हैं वो आएंगी, उनको शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद वो सारे जितने सदस्य हैं 250 जो जीत कर आए हैं उन सबको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद में जो है अगर जो उम्मीदवार अभी हैं वही रहते हैं तो फिर जो है सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी, यानी किसी को यह नहीं पता लगेगा कि किस पार्षद ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है। अभी 2 लोग ही मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी से डॉक्टर शैली ओबरॉय हैं और दूसरी तरफ बीजेपी से रेखा गुप्ता हैं। तो पहले मेयर का चुनाव, अगर चुनाव की नौबत आती है तो चुनाव होगा, सीक्रेट बैलेट से चुनाव होगा, और एक बार जब मेयर का चुनाव हो जाएगा तो मेयर जो है उस कुर्सी पे आ जाएंगे, पीठासीन अधिकारी हट जाएंगे और उसके बाद डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और वो बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मेयर का चुनाव हुआ है। और उसके बाद में जो है जो सबसे अहम माना जा रहा है आज के लिए वो स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स इस खबर पर आपसे लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस बीजेपी में यहां पर तनातनी अब बढ़ गई है। कांग्रेस ने नारा दिया है नया साल नई सरकार। यही नहीं, पार्टी ने भोपाल में जगह जगह पर नए नारे के होर्डिंग्स और पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं। इनमें कमलनाथ की फोटो है जिन्हें भावी मुख्यमंत्री लिखा गया है। कांग्रेस के इन पोस्टर्स पर अब राजनीति गर्मा गई है। 2018 में सत्ता पर 15 महीने काबिज रहने वाले कमलनाथ मध्य प्रदेश के कई शहरों में पोस्टरों में भावी मुख्यमंत्री बन गए हैं। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के आसपास कई पोस्टर लगे हैं। इसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। नया साल नया संकल्प, नई सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये हमारा संकल्प है, उसी को लेकर लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि पोस्टर तो लोगों की भावनाएं हैं, पोस्टर कांग्रेस पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है। पोस्टर में तो लोगों ने अपनी भावनाएं की हैं कि भावी मुख्यमंत्री है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी का एक नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, सर्वसम्मान नेता है, निश्चित सोनी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है, तो भावी मुख्यमंत्री तो है। तो आपको लगता है 2023 में सरकार बन रही है? मध्य प्रदेश के अंदर 101% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, ये साफ है, और भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित होगी। कांग्रेस का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 230 में से वो 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी।
वहीं बीजेपी से जनता का अपमान बता रही है, कह रही है वो 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। इस तरह अपने आप को घोषित कर लेना जनता का अपमान है। जनादेश जब मिले, जब ठीक है जनता ऐसा पोस्टर लगा के मतदाताओं का जो मताधिकार है उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, और इस तरह की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब जनाधार मिले, जब विधायक बने, पर्याप्त सरकार में हो जाएं, जब ये घोषणा करना ठीक है। ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक मजाक भी है कर रहे हैं, और एक चैलेंज कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता को कि आपने हमको नहीं चाहा फिर भी हम बन के बताएंगे। तो ये जनता आने वाले समय में इनके सफाई कर देगी। 2023 के क्या बोल रहे हैं? 23 में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी 200 पार जाएगी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली, बीजेपी को 109, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट सपा के खाते में आई थी, जबकि 4 सीटों पर निर्दलीय जीते थे। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन सीटों में वो पिछड़ गई थी। हाल ही में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा था कि पार्टी का एक आंतरिक सर्वे बताता है कि जो मौजूदा 96 विधायक हैं उसमें आधे से ज़्यादा हार जाएंगे, और इसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। अब ये सर्वे कितना सही है ये तो कांग्रेस ही जाने, लेकिन चुनाव में 11 महीने बाकी हैं। ऐसे में ऐसे नारों से कम कांग्रेस को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिल ही जाती है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर टीटी की गुंडागर्दी देखने को मिली। ट्रेन में ही 2-3 टीटी ने मिलकर यात्री की जमकर पिटाई की। यात्री की लात घूंसों से पिटाई की गई है, जिसका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल मुंबई से जयनगर जा रही थी ये ट्रेन पवन एक्सप्रेस, जिसकी ये घटना है। मुजफ्फरपुर के ढोली स्टेशन पर ये पूरी घटना हुई है, जहां पर 2-3 टीटी ने मिलकर एक यात्री की जमकर पिटाई की है और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अरे मारपीट नहीं की, मुड़ी हटाओ, मुड़ी हटाओ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमें देंगे। मनीष, अभी यात्री की हालत कैसी है? कोई कार्रवाई हुई इन लोगों पर जिन्होंने पिटाई की? देखिए, रेलवे के द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये कल सुबह से ये वीडियो काफी वायरल था, और उसके बाद रेलवे ने उस ट्रेन में जो टीटी सवार थे उनकी वीडियो फुटेज से उनके चेहरे को और उनके नाम का मिलान कर उन दोनों टीटी को फिलहाल निलंबित कर दिया है। और उनकी तरफ से कहा गया है कि आगे भी इस मामले में जब जांच पूरी हो जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा पक्ष यह है कि जो यात्री हैं वो तो अपने घर चले गए हैं, लेकिन हाँ, इस घटना के बाद निश्चित रूप से उनके बारे में लोगों की काफी ज्यादा दिलचस्पी है। तो फिलहाल वो स्वस्थ हैं, ऐसी कोई ये नहीं है कि उनको किसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आरजू जी। और किस वजह से ये विवाद हुआ, ये सामने आ पाया क्या मनीष? ये बिना टिकट का, ये टिकट चेकिंग के दौरान जो है वो यात्री जो थे, जो रेलवे के द्वारा कहा जा रहा है कि वो अपना टिकट नहीं दिखा रहे थे, उनको बार बार कहा जा रहा था कि आप यहाँ से निकल जाइए। उसी दौरान कुछ बहस हुई थी, और उस बहस के बाद उस टीटी ने एक और अपने साथी को बुलाकर उनके साथ इस प्रकार से मारपीट की। और आप कह सकते हैं कि आजकल जो मोबाइल फोन में होता है उसके कारण जो है इस मामले में ये मामला इतना वायरल हुआ और रेलवे को कार्रवाई करनी पड़ी। शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से पिटाई की गई है यात्री की। टिकट को लेकर कुछ विवाद हुआ था टीटी के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बुलाया और 2-3 टीटी ने मिलकर ये मारपीट की है। यात्री घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब उसे छुट्टी हालांकि दे दी गई है, लेकिन जांच पड़ताल की बात रेलवे यहाँ पर कर रहा है।